साथियों प्रणाम। सच्ची बातें खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी बात की शुरुआत आपसे एक निवेदन करके करूंगा। यदि मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा जारी की जाने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इस चैनल में के कई रंग हैं। आज मैं आप सबको एक ऐसी मौत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। 17 साल बाद तक उसका रहस्य नहीं सुलझ सका है। मैं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले की बात करने जा रहा हूं। चाईबासा में इस्को की खदान है गुआ में। वहां आयरन ओर का खनन होता है। मैंने 2005 के शुरुआत में ही 4 या 5 या 3 शुरुआत में ही फर्स्ट वीक में ही मैंने चाईबासा में कार्यभार दैनिक जागरण का कार्यभार जिला प्रभारी के रूप में ग्रहण किया था। वहां कार्यभार संभालने के बाद से ही किसी एक आदमी की चर्चा मैं दिन में कई बार सुनता था, जगह जगह सुनता था। तो आदमी, उस शख्स का नाम था हरिओम झा। वो गुआ के में ही रहते थे, जहां इसको की खदान है वहीं पर वो रहते थे। इनके पिताजी पहले इसको में गार्ड हुआ करते थे, तो वहीं पर ये लोग अपनी आजीविका का साधन ढूंढते ढूंढते वहीं बस गए। उनकी चर्चा मैं रोज सुनता था, हर चौराहे पर सुनता था। कभी अपराधी के रूप में, कभी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, कभी समाज सेवी के रूप में, तो कभी नेता के रूप में। दोस्तों को साथ लेकर चलने की क्षमता और उनके साथ अपने कारोबार को संभालने के प्रबंधन के मामले में भी मैं उनकी चर्चा सुनता था। मैंने सोचा कि जिस भी एक आदमी के अंदर इतने सारे गुण हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही दिलचस्प होगा। उनसे मिलने की आतुरता बढ़ती जा रही थी। एक दिन किसी काम से मैं अपने विज्ञापन प्रतिनिधि श्री दिलीप मिश्रा जी के साथ गुआ गया। वहां एक चाय की दुकान पर दुबला पतला फक्कड़ जैसा एक युवक दिखाई दिया। मुझे देखने से वो व्यक्ति बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने दिलीप मिश्रा से पूछा, उनसे सलाम बंदगी भी हुई, मेरा परिचय नहीं था। तो दिलीप मिश्रा ने बताया कि जिससे मिलने के लिए आप आतुर रहते हैं, यह युवक वही हरिओम झा है। फिर दिलीप मिश्रा ने हम दोनों का परिचय कराया। हरिओम जी हम दोनों को लेकर अपने घर गए। सुसज्जित ड्राइंग रूम में बैठा कर चाय नाश्ता कराया। फिर पूछा कि पटेल जी आज गुआ कैसे आना हुआ। मैं अखबार के किसी विज्ञापन प्लान के तहत वहां गया था, उनको बताया। इसके बाद उन्होंने ड्राइंग रूम में रखे तखत पर बिछे गद्दे को हटाया तो मैं भौचक रह गया। मेरी आंखें खुली रह गई। नीचे नोट ही नोट बिछे थे। हरिओम ने उसमें से 25,000 रुपए निकालकर तुरंत दे दिया। कहा कि आपके प्लान में मेरा भी इतनी राशि का विज्ञापन छपेगा। मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि पटेल भाई, अब आपको जब भी गुआ आना हो मुझे पहले से सूचित करिएगा ताकि आपके रहने खाने व पीने का इंतजाम कर सकूं। मैंने कहा ठीक है। वास्तव में पहली मुलाकात में वे बड़े दिलचस्प आदमी लगे और गहरी दोस्ती हो गई। इसके बाद तो करीब रोज ही फोन पर बात होने लगी। जब भी गुआ गया, डायरेक्टर बंगला में रुकने से लेकर खाना, दारू, गांजा तक का सारा इंतजाम झाजी ही करते थे। इतना ही नहीं, जब तक मैं खाना खा नहीं लेता था वे साथ ही रहते थे। साथ ही में खाना खाने के बाद घर जाते थे। उनके रहने का मतलब उनकी पूरी फौज भी रहती थी। उनके साथ एक इशारे पर यह फौज कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी। पहले के जिगरी दोस्त हरिओम झा के पहले मधु कोड़ा जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने, वो और हरिओम झा में पहले बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे का पूरक माना जाता था। मधु कोड़ा जी से किसी बात को अनबन हो गई। मधु कोड़ा जी सरकार में तो प्रशासन की भी आंखें इन पर टेढ़ी हो गई।
इनके द्वारा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ डंप किए गए आयरन ओर को सीज कर दिया गया। इनके कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास भी प्रशासन ने किया, लेकिन जीवट वाले इस आदमी ने कभी हार नहीं मानी। मेरे से एक बार कहा कि राजेश भाई, पश्चिमी सिंहभूम के एसपी बहुत ही ईमानदार हैं, उनसे मिलकर मैं सारी सच्चाई को बताना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चाई जानने के बाद वे मुझे परेशान नहीं करेंगे, आप मुझे मिलवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। एसपी साहब से मैंने कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन एसपी थे, लेकिन बहुत ही ईमानदार आईपीएस में, देश के गिने चुने ईमानदार आईपीएस में उनकी गिनती होती है। एसपी साहब से मैंने कहा कि एक आदमी को पुलिस काफी परेशान कर रही है, वह अपनी बात को आपके सामने रखना चाहता है। उन्होंने कहा कौन है वह? मैंने कहा कि पहले वादा करिए कि उससे आप मिलकर उसकी बात सुनेंगे। उन्होंने हामी भर दी, तो मैंने नाम भी बता दिया। उन्होंने कहा हरिओम का झा का मेरे से मिलना ठीक नहीं है पटेल जी। मैंने कहा कि आपने वचन दिया है, अब मुकरिए मत, मैं ऐसे समय लाऊंगा कि कोई देखेगा ही नहीं। एक दिन रात को 12 बजे के बाद मैं हरिओम झा को लेकर एसपी के आवास गया। उन्होंने बड़े इत्मीनान से चाय पानी भी कराई और हरिओम झा की बातों को भी सुना। फिर कहा, उनकी बात समझ में आ गई कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। बड़े न्यायप्रिय एसपी थे। उन्होंने कहा कि आपके साथ अब अन्याय नहीं होगा। इसके बाद पुलिस द्वारा हरिओम झा का उत्पीड़न बंद ही हो गया, लेकिन उनकी तकदीर में तो कुछ और ही लिखा था। कुछ ही दिनों बाद गोवा के मजदूर नेता रामा पांडे पर जानलेवा हमला हो गया। पांडे के पेट में 6 या 7 गोलियां लगी थी। किसी को भी नहीं उम्मीद थी कि रामा पांडे अब बचेंगे, लेकिन वे भी गजब के हिम्मती हैं। मौत को उन्होंने मात दे दी, लेकिन इस घटना में हरिओम झा को ही नामजद आरोपित बना दिया गया। इसके बाद हरिओम झा पुलिस से बचने के लिए फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश शिद्दत से करने लगी। महीनों बाद उनका फोन आया, अक्टूबर में। उन्होंने कहा कि पटेल भाई, अब मैं सरेंडर करना चाहता हूं, बहुत हो गई फरारी, आप सरेंडर करने में मेरी मदद करें। मैंने उनको एक उपाय बताया, उनको वह उपाय जच भी गया। मैंने बताया था कि यदि सरेंडर की सूचना लीक भी हो जाती है तो पुलिस तो सुबह खोजेगी, आपको घेराबंदी करेगी, आप रात में ही कोर्ट परिसर के चहारदीवारी को फांद के अंदर घुस जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, उसी मंगलवार को सरेंडर करने आऊंगा। वे अपनी बात के पक्के थे, आए मंगलवार को ही, लेकिन जिंदा नहीं आए। इसके पहले ही कथित रूप से कोलकाता के एक होटल में फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलने पर साथियों ने कोलकाता जाकर हरिओम झा के रूप में शव की शिनाख्त की और मंगलवार को चाईबासा ले आए। गोवा में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनको पता था कि अब कब मैं फांसी लगाऊंगा तो कितनी देर बाद पुलिस को, कलकत्ता पुलिस को पता चलेगी घटना के बारे में। इसके बाद कब तक घर से लोग आएंगे और कब तक मुझे पोस्टमार्टम के बाद मुझे लेके जाएंगे। तो मंगलवार का दिन उन्होंने सोच समझ के बताया था और इतवार को ही, शनिवार उसी दिन फोन आया था। शायद वो सुसाइड करने के पहले ही फोन उन्होंने मुझे किया था, क्योंकि मुझे वो बहुत मानते थे, मैं भी उनको बहुत मानता था। गोवा में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जुटी, लगा कि किसी बहुत बड़े नेता की अंत्येष्टि की जा रही है। बाद में उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा झा ने गोविंद पाठक के साथ स्वर्गीय हरिओम झा के व्यापार व समाज सेवा को आगे बढ़ाया। आज भी लोग हर साल उनकी जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि हरिओम झा जैसा बहादुर व्यक्ति आत्महत्या जैसी कायराना हरकत नहीं कर सकता। यह तो सोची समझी योजना के तहत उनकी हत्या करके शव को फंदे से लटका दिया गया। यह हरिओम झा का शव था ही नहीं। हालांकि उनकी पत्नी द्वारा शिनाख्त कर दिए जाने के बाद इस तरह की चर्चा फिजूल ही लगी, लेकिन मौत के कारणों की जांच के लिए परिजन और साथ काम करने वालों ने कभी भी न तो झारखंड सरकार पर और न ही बंगाल सरकार पर दबाव बनाया। शेर दिल इंसान हरिओम झा की मौत आज भी मिस्ट्री ही बनी हुई है, क्योंकि 12 अक्टूबर 2006 को
इस केस के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसमें वो फरार चल रहे थे रमा पांडे पर कातिलाना हमला करने के आरोप में, जानलेवा हमला करने के आरोप में। 12 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई थी। उसके पहले 8 तारीख को भी सुसाइड करने का कोई औचित्य ही नहीं उठता। जो आदमी इतने दिन इंतजार कर सकता था, वो आदमी 4 दिन और क्यों नहीं वेट कर सकता था। लेकिन सुनवाई से पहले ही 8 तारीख को उन्होंने कथित रूप से होटल के कमरे में फांसी के फंदे पर उनको लटका पाया गया। उस जैसा बहादुर इंसान, जिसने न कभी गोली की परवाह की, न कभी बारिश की, किसी चीज की परवाह नहीं, न जीवन की न मौत की, किसी चीज की परवाह नहीं, बेपरवाह आदमी। और हर जहां छू लेते थे, जैसे उनका हाथ पारस पत्थर था, जहां हाथ रख देते थे उस समय वही सोना बन जाता था। ऐसे व्यक्ति की मौत आज भी रहस्य के घेरे में है। अभी रहस्य उद्घाटन इसका नहीं हो सका, न कभी हो सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और कहानियों को, सच्ची कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। बेल आइकन पर दबा दें, बटन दबा दें, ताकि मिलने वाली हर वीडियो आपकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कई बार निवेदन करूंगा, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज भर इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, शब्बा खैर।